मेरा नाम है अमन मदान। मैं यहाँ अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। हम लोग आज जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है हमारा अनुवाद का पहल। इस अनुवाद के पहल के पीछे क्या-क्या कारण है और क्यों हम लोग इसमें जुड़े हैं। एक मुख्य कारण तो ये है कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी में हम चाहते हैं कि इस देश के हर कोने से छात्र आएँ और ऐसे छात्र जो कि जिनमें गज़ब की योग्यता हो, लेकिन हम जानते हैं कि इस योग्यता को छुपाने वाली कई तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं रहती हैं। जाति, वर्ग, लिंग, कई तरह की इस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ रहती हैं और हम चाहते हैं कि छात्र में जो गुण हैं, जो उनकी अपनी योग्यता है, जो असल में सबको काटते हुए जाती है, वो हम लोग यहाँ पर उसके साथ काम करें। छात्रों के साथ काम करते हुए शुरुआती सालों से हम लोगों को दिख रहा है कि इतने अच्छे छात्र हैं, मगर भाषा एक बाधा बन जाती है। विशेष रूप से जिस तरह के हमारे पास जो पठन सामग्री होती है वो अंग्रेज़ी में ही रहती है। इसको लेकर कई तरह की दिक्कतें आई और बहुत अच्छे छात्रों को हम लोगों ने इसमें हमको महसूस हुआ उनको ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रही है कि सामग्री जो थी वो अंग्रेज़ी में रही है। तो यूनिवर्सिटी ने, हमारी अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी एक कोशिश की है कि सामग्री हिंदी और कन्नड़ा में विशेष रूप से तैयार की जाए। सामग्री जो कि हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के साथ जुड़ी हुई हो, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की हो, कई तरह के विषयों की, फ़िलॉसफ़ी से लेके इतिहास, फ़िज़िक्स, गणित, कई तरह की सामग्री हम लोग तैयार करें। ये एक बहुत बड़े पैमाने का काम है और ये हमें कई लोगों के साथ मिलकर करना पड़ा है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ 4 ऐसे लोग हैं जो कि इस मुश्किल पहल के साथ जिन्होंने इसमें मदद की है। हमारे साथ हैं निधि गुलाटी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पढ़ाती रही हैं 25 सालों से और शिक्षण के काम से जुड़ी रही हैं। हमारे पास संजय लोधा जी हैं, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में कई साल उन्होंने पढ़ाया और अब ये महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास मनोज कुमार जी हैं, जो मेरे कोलीग हैं यहाँ पर अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, और टुलटुल विश्वास हैं, जो कि एकलव्य संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत सालों से अनुवाद का और प्रकाशन का काम किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं संजय जी से। तो संजय जी, थोड़ा आप अपने विचार बताइए कि इस तरह का जो काम है, सब ट्रांसलेशन का, इतने बड़े स्केल पर ट्रांसलेशन का, अनुवाद का काम, इसका क्या महत्व है? आपने जो परिचय के स्वरूप में कुछ बातें कही, जिसमें कि यह बताया गया कि कई प्रकार की वंचनाएं हैं, कई प्रकार की असमानताएं हैं। उन असमानताओं को एक दायरे तक दूर करने का प्रयास, उसका नाम अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय है, जिसके माध्यम से आप भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातिगत आधार पर जो वंचनाएं हैं, उन वंचनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया है, यहाँ के पाठ्यक्रम हैं। और उसी क्रम में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास अब किया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसे हम अनुवाद पहल कह रहे हैं, जिसके माध्यम से, जैसा कि आपने कहा, कि निःशुल्क रूप से ऑनलाइन सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी पूरे देश में और संभवतः देश के बाहर भी। जहाँ तक इस पूरे उपक्रम के महत्व का प्रश्न उठता है, इसकी आवश्यकता का महत्व उठता है, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मेरी ज़िंदगी के जो पिछले लगभग 40-45 वर्ष रहे हैं, एक छात्र के रूप में और उसके पश्चात एक शिक्षक के रूप में, इन दोनों ही चरणों में अनुवाद का किसी न किसी रूप में बहुत महत्व रहा है। मैंने अपनी विद्यालयी शिक्षा राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हिंदी माध्यम में की और उसके पश्चात मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के अंदर संयोग से ग्रेजुएशन करने चला गया। तो एक प्रकार का कल्चरल गैप, कल्चरल शॉक मुझे वहाँ लगा। एक हिंदी माध्यम से एक ऐसे महाविद्यालय में चले जाना जो देश में, विश्व में
बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है और वहाँ अध्ययन अध्यापन का पूरा कार्य अंग्रेज़ी में होता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे अंग्रेज़ी की पुस्तकों को पढ़कर उसको हिंदी में एक समझ हासिल करूं। तो वो अनुवाद का एक पहला चैलेंज मेरे सामने आया। उसके पश्चात वहाँ से ग्रेजुएशन करके जब मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया मास्टर्स करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वो चैलेंज चलता रहा, लेकिन प्रयास करते करते थोड़ी अंग्रेज़ी में सुधार लिया। किस विषय में कर रहे थे आप? मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किया था, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, या जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ कहा जाता है। तो उसमें तो और भी ज़्यादा आवश्यकता इन चीज़ों की अंग्रेज़ी भाषा की रहती है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं संयोग से वापस अपने राज्य में आ गया, राजस्थान में, और वहाँ पढ़ाने लगा। तो भीलवाड़ा जैसे एक छोटे से शहर में महाविद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिला, और वहाँ न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि शिक्षक भी अधिकांशतः हिंदी में ही बात किया करते थे, हिंदी में ही पढ़ाया करते थे। तो एक रिवर्स प्रोसेस हुआ कि हिंदी से अंग्रेज़ी गया और अंग्रेज़ी से वापस मुझे हिंदी में आना पड़ा। आपने विश्वविद्यालय की चर्चा की। मैंने लगभग 25-27 वर्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में अध्यापन का, अध्ययन का, शोध का काम किया। वहाँ भी यही चुनौती थी। विश्वविद्यालय होते हुए भी अधिकांश पाठ्यक्रम हिंदी में ही डिलीवर किया जाता था। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, एक चुनौती मेरे लिए थी कि जो भी मैं पढ़ता था वो अंग्रेज़ी में पढ़ता था, जो पढ़ाता था वो मुझे हिंदी में पढ़ाना होता था। तो अंग्रेज़ी से हिंदी करना, जो हम शोध किया करते थे अलग अलग संगठनों के साथ मिलके, वो शोध सारी अंग्रेज़ी में होती थी, उसकी राइटिंग्स अंग्रेज़ी में होती थी, उसको हिंदी में फिर बच्चों को, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को समझाना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब मैं उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में जाता रहा हूँ, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जो शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, वहाँ जैसे ही हम अंग्रेज़ी में भाषण शुरू करते तो शिक्षकों का एक बड़ा तबका खड़ा हो जाता कि नहीं, आप हिंदी में बोलिए। तो लगातार ये चुनौती सामने थी और हम एक असंगठित रूप से, एक अव्यवस्थित रूप से लगातार इस चुनौती का सामना कर रहे थे, अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जुमा कर रहे थे। तो एक ऐसी आवश्यकता हमेशा से महसूस होती थी कि क्यों ना कोई ऐसा एक स्थापित मंच हो, एक स्थापित स्थान हो, जहाँ की इस प्रकार का प्रयास औपचारिक रूप से किया जाए, संस्थागत तरीके से किया जाए, जिससे कि हम एक बहुत बड़े ऑडियंस के सामने, एकेडमिक कम्युनिटी के सामने जा सकें व्यवस्थित होके। और यह जो इंटरवेंशन, यह जो पहल अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के माध्यम से हुई है, अनुवाद पहल के नाम से, ये ऐसा ही एक मंच है जिससे कि मैं लगभग पिछले 4 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने राजस्थान के अंदर लगभग 20-25 शिक्षकों की, शोधार्थियों की एक टीम बना ली है। ये बहुत गज़ब का जो आपने एक नेटवर्क बनाया, इस पर हम लोग वापस आएंगे। निधि जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये इस टाइप का जो अनुवाद का काम है, इसका क्या महत्व है, इसका भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण में क्या, किस तरह का इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है? अमन, मैं पिछले 25 वर्षों से, जैसे आपने कहा, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, और शिक्षक शिक्षा में पूर्व सेवा शिक्षक और सेवा दौरान शिक्षक, इन सभी के प्रशिक्षण से जुड़ी हूँ। तो साथ में शोध से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय का हिस्सा हूँ और शोध करना हमारा काम है। साथ ही कम्युनिटी के साथ विभिन्न पहलों से जुड़ी हूँ। तो हर बार लगा, जैसे मैं अपने विषय से बात करना शुरू करूं, तो बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान और बच्चे कैसे सीखते हैं, वो दुनिया की समझ कैसे बनाते हैं, ये सभी विषय हमें पाश्चात्य से देन में मिले। इनका उद्गम भी वहीं हुआ, इनका प्रचार प्रसार भी वहीं हुआ, और इनके जितने शोध हुए, जितने अवलोकन हुए, जिसके आधार पे सिद्धांत बने, वो सब हमारे संदर्भ से बाहर हुए, हमारे संदर्भ से परे हुए। और दक्षिण एशियाई देशों में भी इतना काम ये नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दार्शनिक शास्त्र और ये एक फाउंडेशन बनाते हैं। तो मनोविज्ञान को ज्यों का त्यों ले लिया गया, और जब वो ज्यों का त्यों ले लिया गया तो उसके साथ उसकी सारी समझ जो आई वो पारसंदर्भिक है,
वो हमारे संदर्भ से ही नहीं है। तो वो हमारे फील्ड के एक्सपीरियंस को, हमारे शिक्षक के एक्सपीरियंस को, हमारे शोध के जितने अनुभव हैं उन सबको बोधगम्य नहीं बनाती। हालांकि हम उन श्रेणियों को यहाँ लगाते तो हैं, उन्हें अवमान्य मानते तो हैं, और क्योंकि ये शुरू के सालों में तो आपने जो समझ बनाई वो विदेशी बच्चों की समझ बनाई। और पिछले लगभग 70 साल में बड़ौदा में यूनिवर्सिटी बनी सबसे पहले, जहाँ मनोविज्ञान और शिक्षा एक साथ आए पहले। उसके बाद कहीं अलग जगहों पे, मुंबई में, दिल्ली में बाल विकास और मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े संस्थान बनने शुरू हुए और वहाँ काम शुरू हुआ। लेकिन श्रेणियाँ अभी भी हम पाश्चात्य की अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में काम करने से हम अपनी फील्ड से जनित श्रेणियाँ, कैटेगरीज बना पाएंगे जो कि हमारे फील्ड को इंटेलिजेंट बनाती हैं। जैसे हमारे यहाँ का बचपन का स्वरूप कैसा है, हमारे यहाँ जो खासकर वंचित बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया ही क्या है। तो सभी साउथ एशियाई देशों में ये प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, हिंदी में लिखने लिखाने से, पढ़ने पढ़ाने से, समझने समझाने से इन सभी ज्ञान के रूपों में बदलाव आएगा। बहुत अच्छे हैं। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय एकेडमिक्स में बहुत भारी प्रभाव रहा है पाश्चात्य ज्ञान का, और जो कि जिससे बहुत कुछ सीखने लायक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम लोग अपने संदर्भ में और अपने हालात को समझने की ज़्यादा अच्छी कोशिश करें, और इस तरह का जो संवाद का काम है ये उसमें मदद करेगा। जी हाँ, टुलटुल, आपने और एकलव्य ने इतने सालों का काम किया है इस तरह के मसलों पर, आपका इसके बारे में क्या सोच है? एकलव्य को इस वर्ष काम करते हुए 40 वर्ष पूरे हुए, और प्रमुख रूप से जो हमारा काम रहा है वो हिंदी भाषी कहलाने वाले क्षेत्र में रहा है। शिक्षकों के साथ, बच्चों के माता पिता, अभिभावकों के साथ, समुदाय के साथ। तो इस पूरे सफ़र के दौरान शुरू से ही ये जो पठन सामग्री की कमी की बात संजय कर रहे थे, ये एक अनुभव का हिस्सा रहा है। और पठन सामग्री को तैयार करना, अनुदित करना, इसके प्रयास शुरू से ही रहे हैं। कुछ इसकी कोशिशें चकमक, संदर्भ, होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन जैसी पत्रिकाओं में दिखते हैं, और इसके अलावा भी छिटपुट प्रयास। ये जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अनुवाद पहल है, ये इस तरह से जुड़ता है हमारे काम से कि ये उसी काम का एक बहुत व्यापक और सुनियोजित पहल के रूप में दिखाई देता है। तो इसलिए जैसे ये शुरू हुआ था 2015-16 में, तभी से एकलव्य इस काम में जुड़ा। और एक बहुत बढ़िया बात ये भी है कि दो संस्थाओं का इस तरह की एक कोशिश में साथ आना, साझेदारी में काम करना, और इस तरह से काम को और पुख्ता बनाना, मजबूत बनाना, इसकी भी एक जगह इस पूरे काम में बनी। तो इसमें कई सारे जो जैसे निधि कह रही थी कि पश्चिमी आलेख ज़्यादा हैं, किताबें ज़्यादा हैं, पर एक जो और बात इसमें हुई है कि वो आलेख जब हिंदी में उपलब्ध होते हैं, हिंदी और कन्नड़ा दोनों में उपलब्ध हो रहे हैं अभी, पर मैं हिंदी की ही बात करूं, हिंदी में उपलब्ध होते हैं, हम लोग उसे पढ़ते हैं, शिक्षक साथियों के साथ उसको पढ़ के उस पर विचार का आदान प्रदान करते हैं, उस पर मनन करते हैं। तो कभी आपको कुछ ऐसा दिखता है अपने कक्षा में, अपने काम के जगह पे, जो उससे मेल खाता हुआ दिखता है, कभी आपको कुछ ऐसा दिखता है जो उससे मेल नहीं भी खाता हुआ दिखता है। और मुझे लगता है कि ये जो संवाद है सिद्धांत और अभ्यास, ज़मीनी अभ्यास के बीच में, ये इससे सिद्धांत भी आगे बढ़ता है। तो न सिर्फ ये एक सामग्री को उपलब्ध कराने की बात है, बल्कि इस सामग्री के उपयोग से, इस पर विचार करने से किस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखती हैं, कहाँ अपवाद नज़र आते हैं, इस तरह से वापस ज़मीनी अनुभव से सिद्धांत को आगे बढ़ाने का भी काम होता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक मुझे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है। टुलटुल जी, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात बताई है कि जब इस तरह का ट्रांसलेशन हमारे पास उपलब्ध होता है
तो ऐसे लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो अपने कई तरह के एक्सपीरियंसेस बना रहे हैं, और उन चीज़ों के साथ फिर आप जुड़ने का एक मौका मिलता है और उनके थ्रू मंथन का एक मौका मिलता है कि जो ये पाश्चात्य जो जिस तरह का ज्ञान है उसे हम लोग जब अपनी ज़मीन में ढालने की कोशिश करते हैं तो कैसे जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, मेल खाता है, नहीं मेल खाता है, कई तरह के हमको एक इसमें विचार का मौका मिलता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक योगदान है ट्रांसलेशन का लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश में। मनोज भाई, आप इसमें क्या विचार रखते हैं? इस टाइप के काम का क्या महत्व रहा है? अगर हम एक बार व्यापक परिप्रेक्ष्य पे नज़र डालें, जो भारतीय भाषाओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य है, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है दुनिया भर में, और हिंदी के साथ अगर हम भारतीय भाषाओं को जोड़ लें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते हैं और भारत की दूसरी भाषाएं बोलते हैं। तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जिस भी तरीके से इसकी गणना की गई हो। बांग्ला सातवीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग इस भाषा में, इन भाषाओं में संवाद करते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बात की पुष्टि के लिए प्रमाण देते हैं, सार्वजनिक जो बहस है उसमें शामिल होते हैं इन भाषाओं के ज़रिए ही, तो इतना तो तय है कि इन भाषाओं में कुछ विचार बन रहे होंगे, कुछ सिद्धांत गढ़े जा रहे होंगे। उन सिद्धांतों की हैसियत अकादमिक सिद्धांत जैसी हो या नहीं हो, लेकिन जब हम अपनी बात कहते हैं, तर्क करते हैं, तो साथ साथ भाषा गढ़ते हैं। और ये ऐसी भाषाएं हैं जो जीवंत भाषाएं हैं, जो कि गढ़ी जा रही हैं रोज़ रोज़। अभी हम बात कर रहे हैं, ये भाषा अलग अलग रूपों में ये गढ़ी जा रही होंगी अलग अलग स्पेस में, और दूसरी भाषाओं के साथ मिलके, दूसरी भाषाओं के साथ संवाद करते हुए ये भाषा गढ़ी जा रही है। तो जब इस भाषा में लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि बात करने के लिए, बात को संक्षेप में कहने के लिए वो कुछ दृष्टांत देते हैं, कुछ रूपक गढ़ते हैं। तो ये तमाम जो रूपक और दृष्टांत हैं, ये सब हमारी जो जीवन शैली यहाँ की है वहाँ से निकल के ये सारे दृष्टांत आते हैं, ये इस प्रकार के रूपक आते हैं। तो इसके साथ संवाद होना चाहिए। निधि जी ने कहा कि हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं चीज़ों को। लेने में कोई परहेज़ किसी को नहीं है, बल्कि लिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का वो स्टेटमेंट हमेशा के लिए सही होगा कि हमारे जो पाँव है ज़मीन पे होने चाहिए, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए। तो जो बाहर का ज्ञान है उसके साथ कोई ऐसा नहीं कि हमारा रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन समस्या ज्यों का त्यों ले लेने में। और उसमें जब हम लोग शिक्षा में काम करने वाले लोग हैं, जब उसको उस तरीके से देखते हैं तो समस्या दिखती है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र की बात की है, शिक्षा को ज़्यादा संवादपरक बनाने की बात की है। हमने ये कोशिश की है कि कक्षाओं में ज्ञान निर्माण हो, सिर्फ ज्ञान का स्थानांतरण नहीं हो। ऐसा नहीं है कि शिक्षक के पास ज्ञान है और विद्यार्थियों के पास ज्ञान नहीं है। हम सब लोग MA के कोर्सेज़ में पढ़ाते हैं, हम सब लोगों का ये अनुभव है कि हमारे विद्यार्थी काफ़ी सारे अनुभव और ज्ञान लेके आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ संवाद में हम भी सीखें। अब इस तरह के संवाद की अगर हम गुंजाइश बनाना चाहते हैं, ऐसी जगहें बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हमको एक से अधिक भाषाओं में काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक भाषा छोड़ के दूसरी भाषा में करना चाहिए, किसी एक ही भाषा में करना चाहिए, लेकिन भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं तो अधिक से अधिक भाषाओं में हमको काम करना पड़ेगा। तो शिक्षा जो है वो ज़्यादा संवादपरक हो पाएगा, और इसके व्यापक मायने हैं। इसके मायने शिक्षा के लिए तो हैं ही, इसके मायने शिक्षा के बाहर भी हैं। मतलब हम सब लोग चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो सकर्मक हो, ज्ञान जो है वो कर्म में परिवर्तित हो। ज्ञान कर्म में परिवर्तित नहीं होगा जबकि जो ज्ञान हासिल करने वाला है वो अपने को कर्ता के रूप में नहीं देखता है, अपने को सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता है। और आप जब ज्यों का त्यों ले लेंगे उसको, आप अभ्यास के साथ उसको जोड़ेंगे ही नहीं, तो आप कर्म में उसको नहीं, आप उसको फिर आप परीक्षाओं को पास करने के लिए तो उसका आपके लिए उसकी प्रासंगिकता है, लेकिन आपके काम के लिए प्रासंगिकता नहीं होगी, ज़िंदगी के लिए प्रासंगिकता नहीं। तो हम चाहते हैं कि ज्ञान अगर ज़िंदगी से जुड़े तो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो पहले का ज्ञान है उसके साथ उसका संवाद हो। ये सब इस संवाद में कई बार बाधाएं आ रही हैं, और मुझको लगता है कि इस प्रकार के जो पहल हैं, छोटे छोटे बड़े पहल हैं, इन सब से इसको संबल मिलता है, इससे एक तरह का समर्थन मिलता है। हमारे आपके जैसे जो शिक्षक हैं उनका हौसला बढ़ता है कि अच्छा मटेरियल है हिंदी में तो कुछ किया जा सकता है। तो
उस नज़रिए से मैं देखता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं अगर बिल्कुल अपने नज़र से देखूँ, अपने एक शिक्षक के तौर पे देखूँ, तो मुझको लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक कोशिश है। मनोज बहुत बेहतरीन तरीके से ये कह रहे हैं कि शिक्षा से हमें कर्म की तरफ बढ़ना है। मैं ये भी मानती हूँ कि इससे पहले भी एक चरण है जहाँ शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसकी समझ बनाना वास्तव में समाज की समझ बनाना है। उसके आप किसी भी पहलू को उठा लीजिए तो आप उन्हीं श्रेणियों से, उसी सामान्य समझ से समाज की भी समझ बनाते हैं और एक विस्तृत रूप में बनाते हैं। और अगर आप उसकी समझ बनाते हैं और एक सुदृढ़ समझ बनाते हैं, ना केवल रट के उत्तर देने की समझ, तो जब वो संवाद के रूप में बनती है, दो माइंड्स के बीच में बनती है, जब वो पारस्परिकता आती है तो वो सकर्मक हो जाती है, तो वो सांदर्भिक हो जाती है और साथ ही साथ बदलाव का स्वरूप दिखता है। तो केवल समीक्षा पे नहीं रुक जाते, थोड़ा आगे बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। जी, तो जिस तरह का स्वरूप आप लोग जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं शिक्षा की और संस्कृति की, एक ऐसी संस्कृति, ऐसी शिक्षा जो कि सिर्फ रटी रटाई बातों के साथ नहीं चल रही, पुराने ज्ञान को या और किसी और परिवेश में तैयार किए हुए ज्ञान को वैसे के ज्यों के त्यों लागू नहीं करना चाहती, बल्कि उसके ऊपर विचार करते हुए, उसको सोचते हुए आज के लिए क्या सही है, इस तरह के प्रश्न उठाते हुए एक संस्कृति बने, और जिसके लिए ऐसा ही एक शिक्षा बने, उसके लिए इस तरह का अनुवाद का बहुत महत्व है। ये बहुत बड़ा काम है ना। इसमें जैसे टुलटुल ने भी कहा कि कई तरह की संस्थाओं को आपस में जुड़कर इसमें काम करने की आवश्यकता रही है। संजय जी, आपके पास वापस आते हुए थोड़ा आप इसमें थोड़ी रोशनी डालेंगे, आपने कैसे किया, किस किस विषयों पर किया, क्या सोच के किया? जी अमन भाई, जो चर्चा अब तक हुई है, निधि ने जो बातें कही, मनोज जी ने कही और टुलटुल ने कही, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर और यक्ष मुद्दे हमारे सामने आए हैं। और जिस सकर्मकता की बात की गई, आदान प्रदान की बात की गई, ये बात कही गई कि इस पूरे उपक्रम में जिस प्रकार की ज्ञात्मकता की आवश्यकता है, जिस प्रकार के आदान प्रदान की आवश्यकता है, वो हमें देखने को मिल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यदि मैं इस बात पे गौर करूं कि किस तरीके से ये जो पिछले 3-4 वर्षों की हमारी यात्रा रही है वो आगे बढ़ी है, तो ये इतना सहज भी नहीं था। लोगों को जोड़ना, युवा साथियों को जोड़ना, एक ऐसे समय पे जोड़ना जब वो सब अपने करियर के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। अब तक हम लगभग राजस्थान में हम लोगों ने अलग अलग शहरों में, विशेषकर उदयपुर में, करीबन 10 युवा शिक्षक और लगभग 10-15 शोधार्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग विषय के हैं, वो राजनीति विज्ञान के भी हैं जो मेरा विषय है, वो लोग प्रशासन के भी हैं, वो दर्शन शास्त्र के भी हैं, वो शिक्षा शास्त्र के भी हैं, वो ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी रुचि रखते हैं, उसमें अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अलग अलग विषयों से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि क्यों इस प्रकार के जो प्रयास हैं जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे प्रकार के साहित्य को ध्यान में रखते हुए कि ये जो साहित्य का सृजन हो रहा है वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है जो कि पेशेवर तरीके से अनुवाद करते हैं। ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो वो उसी विषय से जुड़े हुए हैं, उसी विषय के अंदर उन्होंने कई बातों को आत्मसात किया है, अपना काफ़ी समय उसमें दिया है। तो इससे विषय की जो जीवंतता है वो बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है। तो अभी तो ये 4-5 वर्ष की यात्रा ही हुई है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा, और भी लोग और भी दूसरे विश्वविद्यालयों से और भी दूसरे प्रांतों से, जैसा कि हमारा अभी भी एक सार्थक प्रयास हो रहा है, दूसरे राज्यों से भी विश्वविद्यालयों से हम लोग बाहों को जोड़ रहे हैं, तो एक बड़ी मुहिम तैयार होगी। जी, तो जिस आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही है कि और ये ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ उसकी तस्वीर आपकी बातों से हमारे सामने आ रही है।
अब निधि जी से भी पूछते हैं कि आप किस तरह से जुड़ी हैं इसमें, क्या क्या किया है। तो जैसा मैंने अपने पहले वाले उत्तर में आपसे कहा कि बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बच्चे कैसे सीखते हैं, समझते हैं, दुनिया की समझ बनाते हैं, यहाँ पे हमने इन विषयों को चुना। इनमें क्लासिक रीडिंग्स को चुना, जैसे पियाजे, वॉटसन, जो जाने माने नाम हैं जिनका काम समझना ज़रूरी है, वो सिद्धांत की फाउंडेशन बनाते हैं। और साथ ही कुछ भारतीय लेखकों को चुना जो हमारे आसपास के समाज के बचपन को आलेखित कर रहे हैं, या उसमें जितनी तरह की विषमताएं हैं उनको आलेखित कर रहे हैं, वंचनाएं हैं, जैसे अनीता घई, समसामयिक दौर में लिखने वाली गीता नामबिसन, नंदिता चौधरी, टी.एस. सरस्वती, जो हमारे परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं। तो दोनों ही तरह की रीडिंग्स, दोनों ही प्रकार की स्वरूप हमारे सामने आए। इनसे हमने हमारे आसपास जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कि शोधकर्ता हैं या एमए प्रोग्राम में पढ़ते हैं या शिक्षक शिक्षा से जुड़े हैं किसी ना किसी रूप में, लगभग 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विषय में मेरे साथ पिछले 6-7 साल से जुड़े हैं। और हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि इन रीडिंग्स को अनुवाद तो करें, कुछ अपने विद्यार्थियों के साथ भी साझा करें, उनकी राय लें। एकलव्य में जो कोर्स पढ़ाते हैं वहाँ कुछ अंश उनके साझा किए जाएं और देखें कि क्या रिसेप्टिविटी है इसकी, क्या समझ बन पा रही है। और हमने कोशिश ये की, इन लोगों का चुनाव करने के पीछे ये था कि जैसे संजय ने अभी कहा कि हम पेशेवर अनुवाद करने वाले व्यक्ति नहीं चुन रहे थे, हम अध्येता चुन रहे थे, ताकि अवधारणा की समझ ऊपर रहे और आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल हो, ना कि एक परिष्कृत हिंदी, एक कठिन हिंदी। तो आम बोलचाल जिस भाषा में जैसे संजय ने कहा हम बहस करते हैं और उस बहस में ज्ञान बनता है, जिस भाषा में मुझे पेट में दर्द हो तो मैं रोती हूँ या मुझे रात को स्वप्न आता है, तो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए पर अवधारणा ऊपर रहे। तो अवधारणा की समझ लेके हम आगे बढ़े और दो तरह के ज्ञान, एक भारतीय संदर्भ में समसामयिक ज्ञान और एक क्लासिक रीडिंग्स जो उस विषय वस्तु को आलेखित करती हैं। जी, तो एक बहुत ही एक तरफ से तो एक बहुत बारीकी का काम है ये, दूसरे बहुत बड़े स्केल का भी काम है ना। टुलटुल जी, आपसे सुनना चाहेंगे कि एकलव्य जिसका अपना बहुत लंबा इतिहास है इस तरह के कामों का, आपका क्या तजुर्बा रहा है इसमें? एकलव्य में हमने कुछ तो नए साथियों को जोड़ा इसमें, नए साथी मतलब जो एकलव्य की टीम के हिस्सा भी हैं और कुछ बाहर के, जैसे संजय और निधि कह रहे थे, जो अध्येता हैं, जो शोधकर्ता हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह के विषय से जुड़े हुए। मुख्यतः हमने जो जिन विषयों पे काम किया उसमें बाल विकास है, उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, शिक्षा का समाज शास्त्र क्या है, कक्षा के अंदर किस तरह की एक सामाजिकता और समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, इस तरह के मुद्दों की ज़्यादा रीडिंग्स अनुवाद किए हैं। कुछ विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के जो स्नातक कोर्स के रीडिंग्स हैं उस पर भी काम किया है। यही बात सबसे प्रमुख उसमें रहती है कि कैसे ये संतुलन बनाए रहे, जहाँ पर जो अवधारणा की सटीकता है वो तो बिल्कुल बनी रहे, लेकिन वो जो शैली है, जो लहजा है, जो भाषा है, वो बहुत सहज सरल हो। तो जब अंग्रेज़ी में अगर किसी हिंदी भाषी व्यक्ति को पढ़ना होता है तो उसको दो स्तरों पे जूझना पड़ता है, एक भाषा के स्तर पे जूझना पड़ता है, दूसरा अवधारणा के स्तर पे भी जूझना पड़ता है। तो इसमें से अगर भाषा का जूझना जो है वो थोड़ा कम कर दिया जा सके तो आपका फोकस बन सकता है अवधारणा के साथ जूझने का। उसमें भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में आप अनुवाद तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी हिंदी, क्या वो सबकी हिंदी हो सकती है, कौन सी हिंदी सबकी हो सकती है या अधिकतर लोगों की हो सकती है।
तो ये जो विश्वविद्यालय में असमानता से जूझने की और उसको कहीं पार करने की बात आप कर रहे थे, वही चीज़ इस अनुवाद की प्रक्रिया में भी जुड़ी हुई है कि जब आप उसको हिंदी में परोसते हैं तो आप पहले उसको पढ़िए, समझिए, उस पर विचार मंथन कीजिए और फिर उसको एक सहज सरल हिंदी में बुनने की कोशिश कीजिए। तो ये पूरी एक कोशिश हमने की है। और मेरे ख्याल से दो तरह के लोगों को भी हम जोड़ पाए, कुछ तो नए साथी और कुछ बहुत लंबा अनुभव जो रखते हैं, जो फिर उन अनुवादित मसौदे को जांच परख कर पाते हैं और उसको एक फाइनल शेप में लाते हैं, फीडबैक देते हैं जो अनुवाद कर रहे हैं उनके साथ। हमने कुछ कार्यशालाएं करी नए अनुवादकों के साथ लगातार, जिसमें वो अपना काम पढ़ते हैं और सबके साथ साझा करते हैं और उस पर दिन भर की चर्चाएं, फीडबैक की प्रक्रियाएं हुई। तो एक तरह से ये अनुवाद करने के काम में भी रस लेकर एक दूसरे के साथ साझा करते हुए आगे बढ़ना, ये भी एक कोशिश साथ में रही। तो मेरे ख्याल से चाहे नए साथी हों चाहे अनुभवी हों, हम सब इस प्रक्रिया से सीख भी बहुत रहे हैं। ये बहुत एक इसके साथ बने रहने की और इसमें जूझते रहने की पीछे, हाँ, इसके उसमें लगे रहने की का जज्बा देती है। जी, आपकी बातों को सुनकर और सबकी कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल काम नहीं होता ट्रांसलेशन का, ये अपने आप में एक नए किस्म की क्रिएटिविटी है। इसमें एक ऐसी भाषा जो कि सिर्फ मैकेनिकल मशीन वाली ट्रांसलेशन नहीं है, कि ऐसी भाषा जो लोगों को समझ में आए और जैसे आपने कहा जो रात को उनको सताए, है ना, और गीत गाने में भी उनकी मदद करे, इस तरह की भाषा इसमें। मनोज भाई, आपसे सुनते हैं, आपने भी इसमें कई तरह की चीज़ें की हैं। हाँ जी, मैं जब विश्वविद्यालय के साथ मैंने काम करना शुरू किया, उसी के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अनुवाद पहल। शुरुआत में मुझसे कहा गया कि शिक्षा की जो सामग्री है उसकी पहचान करने में मैं इस टीम की मदद करूं। वहाँ से मैंने टीम के साथ काम करना शुरू किया। आगे चल के टीम के भीतर भी ये विचार आया कि हिंदी में कुछ मौलिक लेखन को भी प्रोत्साहित किया जाए। लोग हिंदी में सीधे लिखें, अनुवाद तो अपनी जगह है, लेकिन लोग हिंदी में लिखना शुरू करें। उसके साथ 2-3 इनिशिएटिव्स पे भी बात हुई। पहले कि भारतीय भाषाओं में सेमिनार्स किए जाएं और ऐसे सेमिनार्स किए जाएं जिसमें कि हर तरह के लोग भागीदारी करें, जो एकेडमिक लोग हैं वो हों, साथ में जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं शिक्षा में ऐसे लोग भी हों, शिक्षक हों। तो हमने शुरू किया हिंदी में, कन्नड़ा में, और आगे चल के हमने कई और भाषाओं में भी काम करने की कोशिश की। तो एक सेमिनार श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की जिसे हमने शिक्षा के सरोकार श्रृंखला के नाम से पहचाना। उस श्रृंखला में ये कोशिश हुई कि अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाए कि वो परिचय लिखें। वो पूरी प्रक्रिया बहुत ही हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक थी, क्योंकि 2 तरह की चुनौतियां थी। हम उसे समावेशी बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि सिर्फ इस नाम पे कि ये एकेडमिक प्रोटोकॉल्स को पूरा नहीं कर रही हैं, बिल्कुल जैसे कि एकेडमिक प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, इस नाम पे चीज़ों को छांट नहीं दिया जाए। लेकिन साथ में कुछ जो ज्ञान निर्माण की अपनी शर्तें होती हैं कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, भले आपका पुख्ता विश्वास हो, लेकिन अगर आप उसे आप साझा कर रहे हैं बड़े समूह में, तो आप उसके साथ प्रमाण भी दें। जो भी प्रमाण आपके पास मौजूद है, आपके कक्षा से भी प्रमाण हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आप कोई बहुत ही रेगुलर रिसर्चर नहीं हो, लेकिन आपने अपने कक्षा की प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया हो, तो वो भी एक प्रमाण हो सकता है। लेकिन प्रमाण का होना एक शर्त है अगर आप सेमिनार में पर्चे पढ़ते हैं। तो वो पूरी प्रक्रिया थी कि हम उनको इनवाइट करते थे, पर्चे पहले आए, उनके एब्स्ट्रैक्ट आए, उस पर हमने फीडबैक दिए। और अच्छी बात ये थी कि टीचर्स और जो कार्यकर्ता थे, ज़मीनी कार्यकर्ता, उन्होंने इस फीडबैक को काफ़ी गंभीरता से लिया और काफ़ी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ लिया। कई बार हमने 2-2, 3-3 बार उनको लिखने के लिए कहा, ताकि उन्हें लगे कि ये जो है उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन अगर उसको साझेदारी करनी है तो उसमें एक प्रकार की कुछ उसकी शर्तें हैं। तो उसमें जो उसका आउटकम है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
आउटकम की बात करें तो हम अभी कह सकते हैं कि 4 हमने वर्कशॉप किए सिर्फ हिंदी में, हिंदी के अलावा कन्नड़ा में किए। हिंदी में जो 4 वर्कशॉप किए उसमें एक वर्कशॉप में हमने पंजाबी के साथ भागीदारी की, एक वर्कशॉप में हमने उर्दू के साथ भागीदारी की। इस क्रम में अलग अलग संस्थाओं के साथ भी हमने भागीदारी की। जैसे पहला वर्कशॉप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ किया, दूसरा वर्कशॉप आइसर मोहाली के साथ किया, फिर जामिया के साथ किया, फिर CIE दिल्ली के साथ एक वर्कशॉप किया। भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और शिक्षक के जो पेशे हैं उससे संबंधित एक वर्कशॉप था। अगला वर्कशॉप फिर अब हमारा प्लान है जो कि खेल कूद और कला इसमें होगा। तो निजी तौर पे मैं कहूँ तो मैं कम से कम कुछ वर्कशॉप्स में जुड़ा रहा, जो कि भाषा शिक्षण में मेरी रुचि है तो मैं उसके साथ मेरा संबंध था। जो शिक्षक का पेशेवर काम है उस पे जो वर्कशॉप था उसमें मेरी भागीदारी थी ज़्यादा, और उसमें काफ़ी सारे पर्चे पढ़ने को मुझको मिले शिक्षकों के, और इसलिए मेरा विश्वास बढ़ा कि शायद इस तरह के जो पहल हैं वो महत्वपूर्ण है। हमने उससे 2 किताबें भी छापी अब उन पर्चों को संकलित करके, कम से कम पहले कॉन्फ्रेंस के पर्चों को संकलित करके हमने किताबें छापी। वो सारी किताबें और उनकी जानकारी इस जो ऑनलाइन हम बना रहे हैं रिपोजिटरी उसमें होंगी। अच्छा, इसमें इस तरह की किताबें भी होंगी? इस तरह की किताबों की जानकारी होंगी और कुछ उनके पेपर्स हो सकते हैं। जी जी जी। अगर मैं मनोज की बात से एक बात आपको बता पाऊँ, वो कमाल की बात ये है कि शिक्षा के सरोकार में मैं जब भी गई 1-2 बार, तो बतौर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक शोधकर्ता या अध्यापक के तौर पे और साथ ही शिक्षकों के साथ, तो एक ही मंच पे यूनिवर्सिटी और स्कूल शिक्षक, इसका जो ब्रिज बना, मेरे हिसाब से वो ब्रिज और वो लिंक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है, वो भी एक इम्पोर्टेंट आउटकम है। किताबें तो अपना महत्व रखती ही हैं, लेकिन जो पत्रिकाओं की एक नियमितता होती है, उसका जो एक इंतज़ार होता है, वो भी एक बहुत मायने रखती है। तो शिक्षकों के द्वारा लेखन जो इन सेमिनारों में हुआ, उसी की कड़ी से जोड़ते हुए मुझे लगता है कि जैसे जो संदर्भ पत्रिका के हमारा अनुभव है, और अब ये जो पाठशाला भीतर और बाहर पत्रिका अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी निकाल रही है, फाउंडेशन निकाल रहा है, उसमें शिक्षकों का अपना लेखन, या जो आई वंडर, एट राइट एंगल्स, लर्निंग कर्व जैसी पत्रिकाएं हैं, उसका भी सामग्री हिंदी में अनुवाद होके आता है। और शिक्षक पढ़ते हैं किसी और शिक्षक का अनुभव, कक्षा का अनुभव, अपने विचार मंथन का, रिफ्लेक्शन का अनुभव, और उसको दर्ज होते हुए लिखित रूप में देखते हैं। तो कई सारे शिक्षक इन चीज़ों से भी और अपने चीज़ें लिखने लगे हैं। तो ज्ञान तो है, पर उसको प्रस्तुत करना, उसका एक कॉन्फिडेंस बन पाना, उसका एक विचार विमर्श में उसका एक स्थान है, उसकी एक महत्ता है, ये चीज़ भी इस अनुवाद पहल के कारण, ये तरह तरह की सामग्री और ज़्यादा उपलब्ध होने के कारण इस चीज़ को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। तो कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि अब शिक्षक अपने अनुभवों को जोड़ते हुए, पढ़ी हुई चीज़ों के साथ जोड़ते हुए लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 4 वर्षों का हमारा जुड़ाव रहा है, उसका जो ठोस परिणाम हमारे सामने आया है, उसकी 3-4 प्रमुख धाराएं हैं जो मैं सभी के साथ साझा करना चाहूँगा, विशेषकर हमारे दर्शकों के साथ। सबसे पहले तो हमने लगभग पिछले 3-4 वर्षों में 30 से ज़्यादा आलेख जो जर्नल्स में आए हैं या किताबों से लिए गए हैं, उनका अनुवाद किया है, और वो अब विभिन्न पाठ्यक्रमों में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा पढ़े जा रहे हैं। उनसे हमें फीडबैक भी मिल रहा है कि इसमें और किस प्रकार का सुधार होना चाहिए। जो बातें निधि ने कही कि कैसे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अधिक हो सकती है। तो उसके बाद दूसरी धारा जो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि हमने अनुवाद के स्तर पर अब तक पिछले 2-3 वर्षों में समाजशास्त्र के क्षेत्र में 5 रीडर्स डेवलप किए हैं, जो कि समाजशास्त्र की विभिन्न विधाओं से, उसके सिद्धांत, उसके विचारक, भारतीय समाज आदि से जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीति विज्ञान की जो मौलिक अवधारणाएं हैं, उनसे संबंधित एक रीडर प्रकाशित हो गया है। साथ ही साथ
लगभग 7 रीडर्स ऐसे हैं जिसमें से एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, 3 विषमता से, विषमता क्या है, विषमता की सैद्धांतिक अवधारणाएं क्या हैं, भारतीय संदर्भ में विषमता की क्या स्थिति है, और लोकतंत्र के ऊपर भी 3 रीडर्स आने वाले समय में प्रकाशित होने वाले हैं। हम यहीं तक नहीं रुके, मित्रों का यह आग्रह था कि अनुवाद तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर साथ ही साथ कुछ मौलिक लेखन भी किया जाए तो वो भी हमारी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। तो उसके अंतर्गत हमने एक पुस्तक तैयार की है जो कि संविधान सभा में जो विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को लेकर बहस हुई थी, वो बहस क्या थी और वर्तमान समय में आज के हिंदुस्तान में उसकी क्या प्रासंगिकता है। वो पुस्तक भी करीब 20-25 साथियों ने उसमें अपना योगदान दिया है और वो जल्दी ही हमारे सामने आएगी। तो मैं समझ रहा था कि ये बातें भी आप सबके साथ साझा करूं। मेरे सभी साथी जब बोल रहे हैं तो हम 2 तरह के आउटकम की बात कर पा रहे हैं, एक प्रक्रिया के तौर पे और दूसरा ठोस प्रमाण के तौर पे। और ठोस प्रमाण के तौर पे हमारे पास वार्तालाप हैं, हमारे पास पत्र पत्रिकाएं हैं, हमारे पास अनुवादित सामग्री का ये संकलन है जो सभी को उपलब्ध रहेगा, हमारे पास मौलिक लेखन है, हमारे पास ये रीडर्स हैं, संकलित रीडर्स हैं, साथ ही साथ एक ग्लॉसरी भी है, शब्दावली। तो टेक्निकल टर्म्स जो कि किसी और संदर्भ की हैं या अवधारणा से जुड़ी हैं या सिद्धांत से जुड़ी हैं, उसकी हिंदी क्या होगी, जैसे अगर और वो उस विषय वस्तु में हिंदी क्या होगी। बहुत शुरू के समय में, लगभग 6 साल पहले, मुझे एक बहस याद है कि प्लास्टिसिटी का मायना फिजिक्स में तो अलग है प्लास्टिक, पर जब हम बाल विकास में लाते हैं तो उसका मायना बदल जाता है, वो लचीलापन हो जाता है। तो इस तरह का संकलन जो विषय वस्तु के लिए, उसको समेटते हुए एक शब्दावली, एक ग्लॉसरी भी उपलब्ध रहेगी, ये मैं जोड़ना चाहती थी। इतने व्यापक काम में जाहिर है कि और आपको सुनकर समझ में आ रहा है कितना बड़े पैमाने का काम ये रहा है। जाहिर है मुश्किलें तो बहुत आई होंगी, चुनौतियाँ भी बहुत आई होंगी। तो निधि, थोड़ा चुनौतियों के बारे में बताइए। तो चुनौतियों के बारे में सभी बताएंगे, पर अकादमिक तौर पे, अकादमिक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो हमें कुछ बढ़ावा मिला और हम कुछ पीछे भी हटे। पिछले 12 वर्षों में हुआ ये कि सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे प्रक्रिया के तहत हमारे सामने है, आप भी इससे वाक़या रखते होंगे कि क्या अनुवाद वाकई में अकादमिक काम है, क्या इसे अकादमिक कार्य की हैसियत मिलती है, हैसियत को मान्यता किन रूपों में मिलती है। तो पहले जो मापदंड थे, 2010 के मापदंड जो हमारे समाज में मान्य थे, उन मापदंडों में एक अनुवाद को बतौर लेख के तौर पे, बतौर जर्नल आर्टिकल के तौर पे मान्यता मिलती थी। तो इससे जो अनुवाद करने वाले हमारे यंग साथी हैं, वो बहुत अभिप्रेरित होते थे, उससे अभिप्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं कुछ तरक्की भी कर रही हूँ, ये काम का है, ये मैं केवल अपने निजी काम के लिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन एक साथ में विडंबना भी उभरनी शुरू हुई। 2018 के आसपास ये मान्यता ले ली गई हमसे और अब हमारे पास नहीं है, अब इसे अकादमिक उस रूप में नहीं माना जाता है। और विडंबना ये है कि नीति जितनी भी रही हैं, और खासकर नई नीति, कह एक खास पुश देती है भारतीय भाषाओं को, तो उसमें फिर अनुवाद की हैसियत को आप थोड़ा सा ढीला कर दें, ये थोड़ी विडंबना की बात है। तो इस पे और सोच विचार और बातचीत करने की बात है। जी, साथ ही अब अगर एक अहम सवाल, स्कोपस इंडेक्स, स्कोपस, एच इंडेक्स, साइटेशंस, ये सब अब हिंदी में लिखित सामग्री में नहीं होता, तो फिर ज्ञान आगे कैसे बढ़ता है, ज्ञान का संवाद। अगर मैं एक अकादमिक हूँ और मुझे अपने सभी अकादमिक लोगों से बातचीत करनी है, तो मैं अपने लेख के द्वारा करती हूँ। जब तक वो लिख के पढ़ा नहीं जाएगा और साइट नहीं होगा और मुझे पता नहीं रहेगा कि कौन इस ज्ञान को, इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं,
तो उस काम की अवगणना होनी कम हो जाएगी, उस काम का मूल्यांकन कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि मनोज कहेंगे कि कुछ साइटेशन इंडेक्स बन रहे हैं, पर जिस पुरजोर ताकत की ज़रूरत है, जो फोकस की ज़रूरत है, वो मुझे लगता है कि वहाँ होनी चाहिए। तो ये एक अहम मसला मेरे सामने है। जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक तरफ से हम कह रहे हैं कि अनुवाद की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारी शिक्षा नीतियाँ भी यही कह रही हैं। दूसरी तरफ संस्थागत रूप से इसका जो रिकग्निशन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल। ये बहुत एक बड़ी समस्या है। टुलटुल, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? एक व्यापक मसला तो निधि ने रखा ही। अनुवाद की प्रक्रिया की कुछ बातें हैं, जैसे जब हम ये कहते हैं कि एक सहज सरल भाषा में हो, सबके लिए हो, और वो उसकी गुणवत्ता की एक कसौटी हो कि वो सबके लिए या अधिकांश के लिए आसानी से पहुंच में और बोधगम्य है कि नहीं। तो आपके लिए जो तकनीकी परिभाषा वाले शब्द होते हैं उस स्तर पर भी एक चुनौती हो जाती है ना, क्योंकि कई बार कई नए शब्द गढ़े जाते हैं और ऐसा भी होता है कि आम समाज में आप देखेंगे कि जो हिंदी में गढ़ा हुआ शब्द है उससे ज़्यादा प्रचलित कोई और शब्द है जो शायद हिंदी से नहीं है, वो अंग्रेज़ी से लिया गया होगा या उर्दू से, हिंदुस्तानी से, कहीं और से लिया गया होगा। तो क्या आप किसको चुनेंगे, ये एक अनुवादक की चुनौती भी होती है। और आप किसको चुनते हुए आप दरअसल भाषा के ऊपर जो एक विमर्श है उस पर भी अपनी एक बात रख रहे होते हैं, अपनी एक भूमिका अदा कर रहे होते हैं कि क्या भाषा की दीवारें जो हैं वो काफ़ी खिड़की दरवाजे वाली होंगी जहां आदान प्रदान अलग अलग भाषाओं की होती रहेगी और इस तरह से वो आगे बढ़ेगी, या आप बहुत ही उसको हिंदी ही हो ये ज़ोर रखेंगे। तो इस तरह की लगातार प्रक्रिया की चुनौतियां तो होती ही हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि चूँकि ये जो अलग अलग दुनिया के संवाद हैं, भाषा का संवाद है, भाषा के आदान प्रदान का है, शिक्षा का है, इनको भी हम साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये चुनौती होते हुए भी ये एक रोचक सफ़र बन जाता है। जद्दोजहद वाला सफ़र है लेकिन फिर भी एक रोचक सफ़र है। हाँ मनोज भाई, आपको क्या चुनौतियाँ मिली और मज़ेदार चुनौतियाँ? एक तो बात याद आ रही है आप दोनों से, जब आप ग्लॉसरी की बात करें, बहुत पुरानी बात नहीं है इसलिए याद है मुझको कि ऐसी एक ग्लॉसरी के एक्सरसाइज में मैं भी जुड़ा था और इस बार पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो शब्दावली थी उसके लिए शब्द बनाए जा रहे थे और एक शब्द जहां हम सब लोग अटक गए वो था पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, क्या कहें इसको हिंदी में। कभी तो हम ऐसा शब्द बना पा रहे थे जो बहुत ही ऐसी हिंदी नहीं थी जो हिंदी हम बोलते हैं रोज़, लेकिन फिर ये लग रहा था कि इसका जो कंसेप्चुअल डेप्थ है वो भी कैप्चर होना चाहिए। तो ये तो रोज़ की हमारी चुनौती है जब हम इस दिशा में काम करते हैं, हिंदी में लिखते या पढ़ते या कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं। तो जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि देखें, जो शिक्षा की दुनिया है वो बदल गई है। प्राथमिक शिक्षा में अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बाद हर समुदाय के बच्चे आ रहे हैं, हर तबके के बच्चे आ रहे हैं और विविधता है और ये अच्छी बात है। उच्च शिक्षा की दुनिया भी बदल गई है। उच्च शिक्षा में भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से थोड़ी विविधता आई है पहले की तुलना में। अगर हम 80s में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होते थे और आज की जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो सचेत प्रयास कर रही है कि विविधता को मेंटेन किया जाए, लेकिन जो हमारी पॉलिसी है पढ़ने पढ़ाने की वो मोनोलिंगुअल है। क्लासरूम बाय डिफ़ॉल्ट बाइलिंगुअल हो गया है, मतलब डी फैक्टो जो सिचुएशन है क्लासरूम का वो मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल भी नहीं, मल्टीलिंगुअल है। और हमारा जो टीचिंग लर्निंग है वो मोनोलिंगुअल है और उसका रिफ्लेक्शन जो आप कह रहे हैं उसमें भी है। जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं वो एक ही भाषा में होते हैं और उस सब के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल होता है गुणवत्ता का। हमारे मन में गुणवत्ता की एक धारणा है। गुणवत्ता की धारणा है कि जैसे ही आप ऐसी भाषाओं में बात करना शुरू करेंगे जो भाषा आम तौर पे ऐतिहासिक कारणों से अकादमिक बातचीत की भाषा नहीं रही है, आप बात को कुछ हल्का कर देंगे, है ना, आप डाइल्यूट कर देंगे बात को। इस चुनौती से दूसरे स्तर पे जूझना होता है कि
आप सब लोगों ने कहा कि ये ज्ञान अगर जुड़ता है, ये जो लोगों के पास ज्ञान है, जो अभ्यास से लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है, ये अगर जो उपलब्ध ज्ञान अभी तक अकादमिक ज्ञान है उसके साथ जुड़ता है तो उपलब्ध ज्ञान भी समृद्ध होगा, हमारे सिद्धांत भी समृद्ध होंगे, चाहे वो मनोविज्ञान, बाल विकास के सिद्धांत हो, समाजशास्त्र के सिद्धांत हो, उसमें एक तरह का इजाफा होगा। तो ये इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ये आसान नहीं है, चूँकि एक ऐतिहासिक बोझ है हमारे ऊपर, एक विरासत का बोझ है जो कि मोनोलिंगुअल है, और हम सब लोग अब खुद से भी संघर्ष करते हैं और बाहर भी एक ये विचार रखने की ज़रूरत होती है कि नहीं, इससे डाइल्यूट नहीं हो रहा है बल्कि इससे चीज़ें समृद्ध हो रही हैं। आखिरी सवाल बस आपसे, संजय जी से, आपको किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह की चुनौतियां आपको उनका सामना करना पड़ा? दो जो प्रमुख नीतियों को मैं यहाँ ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। एक तो राइट टू एजुकेशन जो हमने अधिनियम पारित किया, और दूसरा अभी हाल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के अंदर। इन दोनों के ही पीछे एक जो समन्वित प्रयास है वो ये है कि शिक्षा का एक दृष्टि से मैसिफिकेशन कैसे हो, कैसे जो प्राथमिक शिक्षा है वो 100% हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध हो, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अभी एक ध्येय रखा है कि 2030 या 35 तक संभवतः हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको हम 50% करना चाहते हैं। यदि इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो जो प्रेशर आप पर, हम पर, पूरे शिक्षक समुदाय पर आने वाला है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है कि अधिकांशतः ये जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी पढ़ने के लिए आ रही है वो उन इलाकों से आ रही है जो या तो हिंदी भाषी हैं या जो क्षेत्रीय भाषाएं बोलती हैं। तो चुनौती यह है कि हमने अब तक पिछले 4-5 वर्षों में कुछ किया है, मुझे लगता है कि सागर में एक बूंद के बराबर हमने काम किया है, लेकिन जो चुनौती सामने आ रही है, जो सामने दिख रही है बहुत ही स्पष्टतः, वो चुनौती यह है कि इस उपक्रम को, इस प्रयास को और भी व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, जिससे कि अगले 5-10 वर्षों में जितने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और वो गैर अंग्रेज़ी भाषी होने वाले हैं, उनके लिए हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी, जैसे कन्नड़ा के अंदर प्रयास हो रहा है, हिंदी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दूसरी भाषाओं में भी दबाव पड़ेगा। एक फेल्ट नीड की जो बात की जाती है, सिस्टम से एक फेल्ट नीड होगी कि हाँ इसे और व्यापक करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा वो ये है कि हमने अब तक जो कुछ किया है, हालांकि वो सागर में एक बूंद की तरह है, कैसे उसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया जा सके, कैसे, जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि ये निःशुल्क होगी, सभी के लिए उपलब्ध होगी। तो हमने अपनी तरफ से एक संस्थागत प्रयास कर लिया, लेकिन अब हमारी ये साझा सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम देश के दूर दराज क्षेत्रों में जाएं, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, और सभी को बताएं कि इस प्रकार का एक प्रयास हमने किया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षक साथी, विद्यार्थी, शोधार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। मुझे लगता है ये तो बहुत अहम जिम्मेदारियाँ या चुनौतियाँ हम कह सकते हैं। और लाभ के साथ संजय, अगर आपकी बात में मैं जोड़ूं जी, तो लाभान्वित होने के साथ साथ और भी प्रक्रियाएं हैं। हमें एक भरोसे की बात करनी है ना, ना केवल अनुवाद करने वाले को बल्कि हर पढ़ने, लिखने, समझने वाले को जो गैर अंग्रेजी भाषाई है उसमें किस तरह ये विश्वास पैदा हो, किस तरह ये आस्था की बात है। हाँ बिल्कुल विश्वास की बात हो कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, या जिस भी चीज़ में हिस्सेदारी है, इस पढ़ने लिखने में, समझ बनाने में, इस ज्ञान निर्माण में, इस ज्ञान की रचयिता बनने में, या सिद्धांत को ध्वंस करने में, जो माने गए सिद्धांत हैं उनको अपने अभ्यास के तहत ध्वंस करने में, या और सुगठित करने में, या उस सिद्धांत की समझ बनाने में, या उसको और परिष्कृत करने में मेरा काम है। और वो अकादमिक काम है और वो काम ज़रूरी है और वो मान्य है। और इस तरह के हिंदी में, गैर अंग्रेज़ी भाषा में लिखने पढ़ने वाले मान लें और जान लें, वो जानते भी हैं, पर बिल्कुल ठोस तौर पे, संस्थागत तौर पे ये कहा जाए कि ये भी वैचारक हैं, अनुवादक भी वैचारक हैं, ये थिंकिंग की प्रक्रिया है। जी जी।
इन सब के साथ मैं भी एक और चुनौती का जिक्र करना चाहता हूँ, वो है कॉपीराइट का मामला, जी। है ना। और वो देखिए एक बड़ी विचित्र सी एक समस्या है कि एक तरह से हम कहते हैं कि ज्ञान तो किसी की एक की बल्कियत नहीं होती, पूंजी नहीं होती, लेकिन पब्लिक एक गुड होता ही है। दूसरी तरफ हम ज्ञान को किताबों में बांध देते हैं या पत्रिकाओं में बांध देते हैं, जिसकी एक अंक की कीमत $200 है। एक आर्टिकल को एक व्यक्ति को खरीदना अगर पढ़ना चाहता है तो $40, $30, मतलब और सिर्फ पढ़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी, हम लोगों के सामने भी, अनुवाद पहल के सामने भी एक ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि बहुत मौलिक लेख हैं, उनको हम अनुवाद करके जब हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो कॉपीराइट का मसला कई बार सामने आ जाता है। कई लेखक हैं, कई पब्लिशर्स हैं जो बहुत दरिया दिल हैं, कहते बांटिए, ज्ञान तो बांटने वाली चीज़ है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। कई कहते नहीं, जब तक हमको रॉयल्टी नहीं मिलेगी हम किसी को नहीं देंगे। ये भी एक हमारे सामने समस्या है। अभी कोई बहुत अच्छा हल नहीं मिला इसका, लेकिन ये सोचने और इसको भी किस तरीके से हमको हल करना पड़ेगा, क्या करें इसको लेकर। ये अनुवाद का जो पहल है, ये असल में एक बहुत मौलिक कोशिश है, एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश है जहाँ पर हम लोग सिर्फ चीज़ों को ज्यों की त्यों नहीं लेते, हम सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं लेते, हम सिर्फ वही बातें नहीं लेते जो कि पारंपरिक रूप से चली आ रही है, बल्कि हर चीज़ पर मंथन करते हैं। ये उस कोशिश में जुड़ती हुई एक ये पहल है। जब चीज़ें हमारी अपनी भाषाओं में उपलब्ध हैं तो उन पर मंथन करने में हमको मदद मिलती है। ये एक इस तरह की कोशिश है। तो ये, जैसे मैंने कहा, एक संस्कृति बनाने की, संस्कृति को परिवर्तित करने की एक कोशिश है। ये बहुत बड़े पैमाने की कोशिश है। हम लोग, इतनी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और ये सिर्फ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का काम तो है नहीं, मतलब और अकेले अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इसको कर भी नहीं सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग देश भर की कई संस्थाओं के साथ जुड़ें, और ये हमारी एक साझी कोशिश है। ये जो अभी तक हमने किया है, शायद अभी ये तो सिर्फ एक पहला कदम है। इसको बहुत आगे ले जाने की कोशिश है, और तभी शायद जो हमारे लक्ष्य हैं कि एक संस्कृति जो कि एक जीवित संस्कृति है, जो चीज़ों पर लगातार सोच रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, नए विचार बना रही है, ऐसी संस्कृति हम बनाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की एक साझी कोशिश है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया।